दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही गजब की खतरनाक तेलुगु सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है शैतान। असल में सीरीज की कहानी कैसी होनी चाहिए वो इस सीरीज में बहुत ही तरीके से समझाया गया है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि सभी 9 एपिसोड्स को हमने डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है ताकि आप अच्छे से इस स्टोरी से कनेक्ट कर पाएं। लेकिन दोस्तों, आपके लिए ऐसी स्टोरीज लाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत 2006 से होती है, जहां हम एक गांव में वहां के होम मिनिस्टर को देखते हैं जो पब्लिक रैली में लोगों को जमीन के पेपर्स बांट रहा होता है। तभी स्टेज पर माला लेकर बाली नाम का एक आदमी आता है। वो होम मिनिस्टर के पास जाता है और उन्हें माला पहनाने के बहाने गन पॉइंट पर रख लेता है और गाली देते हुए उससे कहता है कि तुमने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया कि अगर मैं नहीं मिला तो तुम रेड्डी सर को फांसी की सजा सुना दोगे। होम मिनिस्टर को इस हालत में देखकर सभी पुलिस वाले बाली पर गन तान देते हैं। वो उन पुलिस वालों से कहता है कि मैं पुलिस की बहुत इज्जत करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं उन पर गोली चलाऊं, पर इस होम मिनिस्टर की वजह से आप लोगों के सीनियर ऑफिसर रेड्डी जी की जान खतरे में है। ये सुनकर सब पुलिस वाले अपनी गन डाउन कर लेते हैं। फिर बाली होम मिनिस्टर को घुटने पर बिठाता है और उससे कहता है कि जल्दी से रेड्डी सर को छोड़ दो, और वो होम मिनिस्टर को वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। इस बात से आग बबूला होकर होम मिनिस्टर सीधा सीएम के पास पहुंचता है और उन्हें अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हुए कहता है कि पुलिस वाले और बाली आपस में मिल चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भी संभरणा की तरह मारा जाऊंगा। पर सीएम होम मिनिस्टर से कहते हैं कि तुम भी उस छोटे से गुंडे मवाली बाली से इतना डर गए कि अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर मेरे पास आ गए। सीएम होम मिनिस्टर से कहता है कि 24 घंटे में उसका नामो निशान इस शहर से मिटा दूंगा। फिर हम मैरी नाम की एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो अपने ऑफिसर्स को बाली को पकड़ने का प्लान समझा रही होती है। फिर मैरी अपने ऑफिसर्स के साथ जंगल में बाली को पकड़ने जाती है, जहाँ बाली और पुलिस वालों के बीच एक रनचेज होता है और अंत में पुलिस बाली को पकड़कर मार ही देती है। मरते मरते वो सोच रहा होता है कि उसने अपने पास्ट में जितने क्राइम किए क्या वो सही थे, और वो मरते मरते अपनी माँ और बहन को भी याद करने लगता है। पर अंत में मरने से पहले उसके मन में एक ही ख्याल आता है कि उसने जो किया बिल्कुल सही किया। कहानी फिर 1995 में शिफ्ट होती है, जहां हम सावित्री को देखते हैं। उसके घर हमेशा ही पुलिस वाला याकूब आता है और साथ में शारीरिक संबंध बनाता है, और ये सब होते हुए उसके 3 बच्चे बाली, जया और गुमटी देखते हैं। उन बच्चों को बाहर बैठा देखकर गांव का एक आदमी बाली से कहता है कि अंदर तुम्हारी माँ बहुत मेहनत कर रही है। यहाँ बच्चों को अपनी माँ की वजह से ऐसा सुनना पड़ता था। पर अंदर याकूब सावित्री से कहता है कि जब एक माँ अपने बच्चों के लिए प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में उतरती है तो वो काम गलत नहीं है। फिर सावित्री काम खत्म होने के बाद याकूब से ज्यादा पैसे मांगती है, पर याकूब उसे गालियां देते हुए कहता है कि अब तुम में वो पहले जैसी बात नहीं रही, मैं जो दे रहा हूँ उसे चुपचाप रख लो, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर रात को सावित्री अपने बच्चों के साथ जब खाना खा रही होती है तो बाली अपनी माँ से कहता है कि सारे मोहल्ले वाले मुझे चिढ़ाते हैं कि वो याकूब हर बार तुम्हारे घर आता है, मुझसे समाज की बातें और ताने अब सुने नहीं जाते। इस बात को सुनकर सावित्री कहती है कि याकूब की वजह से ही तुम ये खाना खा पा रहे हो। अगर समाज की इतनी ही चिंता है तो खुद कुछ कमाओ, क्योंकि तुम्हारा बाप मेरे लिए कुछ छोड़कर नहीं गया। फिर बाली अपनी माँ से वादा करता है कि वो नौकरी करके बहुत अच्छे पैसे कमाएगा, और इस बात को बोलते बोलते बाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और ये सब देखकर सावित्री उसके पास जाती है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। अब अगली सुबह बाली मटन शॉप पर काम मांगने के लिए जाता है, पर वहाँ पर खून को देखकर बाली की हालत टाइट हो जाती है और वो मटन शॉप वाला आदमी बाली को काम से निकाल देता है और उससे कहता है कि जब तुम खून ही नहीं देख सकते तो मेरे पास क्या काम करोगे। फिर बाली और गुमटी जाकर दुकानों पर काम मांगने लगते हैं, पर उन्हें कहीं काम नहीं मिलता। रास्ते में चिकन बिरयानी की शॉप को देखकर गुमटी कहती है कि मुझे बिरयानी खानी है, पर बाली की जेब में पैसे न होने के कारण वो निराश होकर आगे काम ढूंढने के लिए चल देता है। फिर वो दोनों एक किराने की दुकान पर काम मांगने के लिए जाते हैं। वहाँ का दुकानदार उनसे कहता है कि बाली, मेरे पास तेरे लिए कोई काम नहीं है, पर तेरी माँ के लिए बहुत काम है। ये सुनकर बाली चुप रहता है और काम मांगने के लिए आगे चल देता है, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। फिर बाली और गुमटी सड़क पर बहुत सारे लोगों को देखते हैं। जब वो वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि एक बंदा अपने आप को कोड़े मार रहा होता है और लोग उसे भीख दे रहे होते हैं। ये देखकर बाली भी ऐसा करना चालू कर देता है और भीख से उसके पास कुछ पैसे जमा हो जाते हैं, जिससे वो अपने छोटे भाई को बिरयानी की दुकान पर ले जाता है। तभी वहाँ याकूब आता है और वो बाली से पैसे छुड़ाकर उससे कहता है कि तेरी माँ के पास मेरे अलावा भी कोई और बंदा आ रहा है क्या।
और वो उन दोनों को वहाँ से गाली देकर भगा देता है। जब बाली और गुमटी अपने घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें कुछ लड़के मिलते हैं। वो गुमटी के मजे लेने लगते हैं कि जब तू इतना छोटा है तो तेरा वो कितना छोटा होगा, और ऐसा कहकर वो गुमटी की पैंट खींचने लगते हैं। ये देखकर बाली को गुस्सा आ जाता है और वो उन लोगों से लड़ने लगता है, पर नंबर्स में ज्यादा होने की वजह से वो लोग बाली पर हावी हो जाते हैं। अपने भाई को बचाने के लिए गुमटी एक पत्थर उठाता है और वहाँ खड़े उनके कुत्ते को जान से मार देता है। ये देखकर वो सब लोग भाग जाते हैं। बाली उससे पूछता है कि तुमने इस कुत्ते को क्यों मारा? तो छोटा भाई गुमटी अपने बड़े भाई बाली से गर्व से कहता है कि भाई मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उधर हम याकूब को देखते हैं। वो एक जगह चाय पी रहा होता है। तभी उस रास्ते में एक लड़का बाइक से एक्सीडेंट करके एक बूढ़े आदमी को मार देता है। याकूब उसे पकड़ता है और उसको मारते हुए पूछता है कि तुम्हारा लाइसेंस कहाँ है? पर बाद में उसे पता चलता है कि वो लड़का शहर की बहुत बड़ी हस्ती का बेटा है, इसलिए वो उसे छोड़ देता है। पर वो इस केस में बाली को फंसाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उस लड़के के पिता से रिश्वत ले चुका था और वो बाली को जेल में डालकर उसे बहुत मारता है। तभी हम बाली की माँ को देखते हैं, जो याकूब के पास आती है और उससे पूछती है कि मेरे बेटे को जेल में क्यों डाला। पर याकूब उसे यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हारे बेटे को जल्द ही जेल से बाहर निकलवा दूंगा। उसी रात याकूब का सीनियर ऑफिसर जेल में आकर बाली को सेक्सुअल अब्यूज करने लगता है। खैर 3 दिन बाद बाली जेल से रिहा होता है, पर इस बार बाली वो पहले वाला बाली नहीं था। अब वो बिना खून के डरे मटन शॉप में काम करने लगता है। उधर दूसरी तरफ याकूब सावित्री के साथ फिर से इंटीमेट हो रहा होता है, पर वो कहता है कि अब तुम में वो मजा नहीं, इसलिए वो बाहर बैठी सावित्री की बेटी को बुलाने लगता है। पर सावित्री ऐसा करने से याकूब को रोकने लगती है, पर याकूब उन दोनों को बहुत मारने पीटने लगता है। उसी दरमियान बाली अपने घर पर आता है और गुमटी उसे सारी बात बता देता है। बाली दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और याकूब को रोकने लगता है, पर सावित्री इस बार एक लोहे की रॉड उठाती है और याकूब को मार देती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है और बाली उसका सर काट देता है। ये बाली का पहला मर्डर था। बाली फिर पुलिस स्टेशन में याकूब का सर लेकर पहुंचता है और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम बाली को देखते हैं, जो एक होटल में जाता है और उस होटल वाले को 500 रुपए देकर कहता है कि मुझे एक रूम और एक लड़की चाहिए। पर होटल का ओनर बाली से कहता है कि 500 रुपए में सिर्फ आपको रूम मिलेगा, अगर आपको लड़की चाहिए तो 500 रुपए और देने पड़ेंगे। फिर बाली जेब से 500 रुपए निकालता है और कहता है कि लड़की को बुलाओ। ओनर लड़की को बुलाता है और वो बाली से कहती है कि चलो, पर बाली उससे कहता है कि तुम्हारा कस्टमर मैं नहीं, मेरा छोटा भाई गुमटी है। गुमटी की हाइट बहुत रुक गई थी और वो बोना था। उसको देखकर वो लड़की कहती है कि इस बच्चे का मैं क्या करूं, इसे दूध पिलाऊं? पर फिर वो गुमटी को अंदर लेकर जाती है और गुमटी थोड़ा झिझक रहा होता है और वो उस लड़की को दीदी भी बोल देता है। पर वो लड़की बाली की वजह से गुमटी के साथ कोऑपरेट करती है और फिर गुमटी उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। दूसरी तरफ हम बाली की बहन जया को देखते हैं, जिसे सीनू नाम का एक ऑटो ड्राइवर बहुत प्यार करता है, लेकिन सीनू बोल नहीं सकता। फिर जया कहती है कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मेरे घर आकर मेरी माँ से हमारी शादी की बात करो। तो फिर क्या था, सीनू उसी समय उसके दोस्त के साथ सावित्री के घर जाकर जया के रिश्ते की बात करता है, लेकिन सावित्री इस रिश्ते से साफ इनकार कर देती है, क्योंकि सीनू एक ड्राइवर है और सावित्री की पूरी जिंदगी भी एक ड्राइवर ने ही बर्बाद की थी। फिर दूसरे दिन जया को देखने लड़के वाले आते हैं और लड़का थोड़ा अच्छा टाइप होता है, तो लड़के वाले दहेज ना मांगते हुए भी इनडायरेक्टली दहेज की मांग कर रहे होते हैं। तो सावित्री कहती है कि मैं पैसे का अरेंजमेंट करके आपको फोन करती हूँ। फिर रात में सावित्री यही सोचने लगती है कि आखिर इतने पैसे आएंगे कहाँ से। यहाँ बाली अपनी माँ के पास आकर कहने लगता है कि अरे माँ, तुम चिंता मत करो, एक बड़ा साहूकार मुझे एक काम देने वाला है और मैंने अगर वो काम कर दिया तो लाख रुपया भी आ सकता है और उससे ज्यादा भी आ सकते हैं, और फिर हम उन पैसों से बहन की शादी धूमधाम से करेंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बाली एक सुनार के पास जाता है। यहाँ वो सुनार बाली से कहता है कि अरे कुछ नहीं बाली, बस तुम्हें मेरी दुकान में चोरी करनी है। मैंने रियल एस्टेट में कुछ पैसे डाले थे तो सब कुछ घाटे में चला गया, कर्जे में डूबा हुआ हूँ मैं। अगर तुम दुकान की चोरी करोगे तो मेरे पास बीमा के पैसे आएंगे। अभी तुम 1 लाख रुपए रखो, काम होने के बाद और भी दूंगा। अब बाली को भी पैसों की जरूरत होती है तो वो हाँ बोल देता है। फिर हम देखते हैं कि ये दुकान वाला और उसकी बीवी एक मंदिर के पास बैठे होते हैं। तो इसकी बीवी इसे कहती है कि आपने तो बाली के ऊपर भरोसा करके उसे चोरी करने का बोल दिया, पर वो चोरी कर भाग गया तो, या फिर पुलिस को उसने सब कुछ बता दिया तो। बाली बहुत बार जेल जा चुका है, ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते।
तो इस तरह वो अपने पति के दिमाग में एक शक पैदा करने लगती है। वहीं कुछ दिनों बाद जया की शादी हो जाती है उसी लड़के से जो जया को कुछ दिनों पहले देखने आया था। जया की शादी होते हुए देखकर सीनू बहुत दुखी होता है, क्योंकि सीनू बचपन से जया से प्यार करता था और इसकी लव स्टोरी यहीं पर समाप्त हो जाती है। सुहागरात की रात जया बहुत दुखी होती है। तभी इसकी माँ इसके पास आकर पूछती है कि क्यों तुम्हें लड़का पसंद नहीं आया। फिर जया कहती है कि माँ, मुझे अभी भी उस याकूब की ही याद आती है। जब कोई भी आदमी मुझे छूता है तो बहुत अजीब सा लगता है। सावित्री जया को समझाने लगती है कि धीरे धीरे आदत हो जाएगी, बस अपनी आंखें बंद कर लो। थोड़ी देर के बाद वो लड़का जया के कमरे में आता है और वो बहुत खुश होता है क्योंकि आज उसकी सुहागरात होती है। लेकिन फिर जया बोलती है कि तुम मुझे नहीं छुओगे, सिर्फ मैं ही तुमको छूऊंगी। पर वो आदमी जया को छूने की कोशिश करता है, जिसके बाद जया इस लड़के को पीट देती है और फिर क्या था, वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ बाली उस दुकानदार की दुकान पर चोरी करने के लिए जाता है। दुकान के अंदर वो देखता है कि दुकान में एक भी गहना नहीं है। बाली सब समझ जाता है कि ये दुकानदार अपनी ही दुकान में चोरी करवाकर सारा ब्लेम बाली पर डालना चाहता है। सुबह होने पर बाली उस दुकानदार के घर जाता है और उस दुकानदार को मारने पीटने लगता है और कहता है कि अभी के अभी पुलिस स्टेशन में ये बात बता दो कि ये चोरी मैंने नहीं की। लेकिन ये दुकानदार पुलिस स्टेशन जाकर नाग रेड्डी नाम के एक पुलिस वाले के सामने झूठा बयान देने लगता है, मतलब सारा इल्जाम बाली पर ही डाल देता है। अब नाग रेड्डी इस दुकानदार के घर के पास कुछ पुलिस वालों को तैनात कर देता है। दूसरी तरफ बाली को दुकानदार के प्लान के बारे में पता चल जाता है कि इसने दोबारा पुलिस स्टेशन जाकर झूठी कंप्लेंट की है। फिर बाली और गुमटी पुलिस की नजरों से छुपते छुपाते उस दुकान वाले के घर के अंदर जाते हैं और मौत को सामने देखकर ये दुकानदार बोलता है कि बाली प्लीज मुझे मत मारो, मैं पुलिस के सामने आकर सब कुछ सच सच बोल दूंगा, बस तुम बाहर जाओ, मैं शर्ट पहनकर आता हूँ। फिर बाली के उस कमरे से बाहर जाने के बाद वो दुकानदार अपनी गन लेकर अपनी बीवी को ही मार देता है, क्योंकि ये दुकानदार दुकान के और अपनी बीवी के बीमा के पैसों को हथियाना चाहता था और इसीलिए अपनी बीवी को मारकर इसका इल्जाम भी बाली पर डालने का प्लान करता है। ये सब कुछ देखकर बाली वहाँ से भाग जाता है और पुलिस वालों की नजरों से भी छुपकर रहने लगता है। तो इसी भागम भाग में बाली एक रात गांव में जाता है और इस गांव में कुछ नक्सल्स आए होते हैं। इनका एक ही नारा होता है, लाल सलाम। इस गैंग के लीडर का नाम होता है सबन, शॉर्टकट में संभा। असल में ये नक्सल्स हैं जो बड़े बड़े अमीर व्यक्तियों को मारकर लोगों को जागृत करते रहते हैं। इन्हीं नक्सल में कलावती नाम की एक लड़की होती है जिसकी बातें बाली को बहुत भा जाती हैं। कलावती की बातें सुनने के बाद बाली मन में ठान लेता है कि वो भी इनकी गैंग में शामिल होगा। इसी दौरान यहाँ पर पुलिस वालों के आ जाने के कारण ये सारे नक्सल्स यहाँ से भागने लगते हैं और उसी तरह बाली भी। जब कलावती पुलिस के हाथों पकड़ी जाने वाली होती है तब बाली कलावती को बचा लेता है। दूसरी तरफ संभा और कुछ लोग किसी के घर जाकर छुपते रहते हैं और यहाँ चारों तरफ पुलिस वाले भी होते हैं। संभा अपने 3 मेंबर्स को बचाने के लिए पुलिस के सामने आकर अपना जुर्म कबूल करता है और सरेंडर कर देता है। दूसरी तरफ बाली और कलावती भी किसी दूसरे के घर में जाकर छुप जाते हैं। तो बातों ही बातों में बाली कहता है कि मैं भी आपकी गैंग में शामिल होना चाहता हूँ। कलावती कहती है कि हमारी लड़ाई एक पवित्र लड़ाई है, तुम जैसे गुंडों के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। लेकिन बाली कलावती के सामने अपनी दुख भरी कहानी रखते हुए उससे रिक्वेस्ट करने लगता है। कलावती कहती है कि मैं सेंट्रल से बात करूंगी। दूसरी तरफ नक्सली का एक आदमी अपनी फैमिली में बीवी और बेटे को देखने उसके घर आता है, तो पुलिस वाले यहाँ पर भी आकर उसको घेर लेते हैं। ये देखकर वो नक्सल सरेंडर होने लगता है, पर फिर भी पुलिस वाला नाग रेड्डी एक नक्सली को गोली मार देता है और दूसरे नक्सल के घर को पेट्रोल डालकर जला देता है। अब उसकी फैमिली को कलावती और बाली अपने साथ लेकर अपने ठिकाने पर आते हैं। तो ये नक्सल्स यही प्लान करने लगते हैं कि इन पुलिस वालों ने संभा को गिरफ्तार किया, हमको इसका बदला लेना होगा, अब तो एक बड़ी हस्ती को ही उड़ाना पड़ेगा। तभी बाली कहता है कि मैं ये काम करूंगा। इसी तरह से दूसरे दिन जब होम मिनिस्टर किसी गांव में आता है तो बाली अपना गेटअप चेंज करके होम मिनिस्टर पर फायरिंग करता है, पर होम मिनिस्टर बच जाता है। उसके बाद पुलिस और बाली के बीच जबरदस्त मारापीट होती है, पर लास्ट में पुलिस वाले बाली को पकड़ ही लेते हैं और यहीं पर एपिसोड नंबर 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम बाली को जेल जाता हुआ देखते हैं और बैकग्राउंड में लोग कहने लगते हैं कि जिन फालतू लोगों को मिलना नहीं चाहिए था वो सारे लोग इसी जेल में मौजूद हैं और इसी जेल में ओबिलेश नाम का एक आदमी होता है और ओबिलेश बाली का गुरु होता है। खैर, जेल के अंदर आने के बाद ओबिलेश बाली के काम को देखकर बहुत खुश होता है कि इसने होम मिनिस्टर पर ही अटैक किया। उसी समय एक आदमी ओबिलेश से मिलने आता है। अब ओबिलेश अपनी हवा दिखाने के लिए बाली को भी अपने साथ ले जाने लगता है। खैर, ये बंदा
बंदा ओबिलेश के पास एक सुपारी लेकर आता है। मतलब इसका कुछ रियल एस्टेट का प्रॉब्लम होता है और वो आदमी इसी जेल में मौजूद होता है जो इस बंदे को दिक्कत दे रहा था। और ये आदमी ओबिलेश से कहता है कि तुम्हें उसे मारना है। ओबिलेश बोलता है कि मैं उसे जेल में कैसे मारूंगा, ये नहीं हो सकता। अगर जेल के बाहर होता तो ठीक था, पर ये आदमी ओबिलेश से रिक्वेस्ट करने लगता है कि ये काम कर देगा तो बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। तो ओबिलेश फिलहाल के लिए तो हाँ कर देता है, पर ओबिलेश लड़कियों का दीवाना होता है। दूसरी तरफ नक्सल्स का एक आदमी जिसका नाम रंगना होता है, वो बाली के घर आता है। नक्सली के कुछ लोगों के कुछ पैसे बाली के घर में रखे होते हैं और वो वही लेने आता है। तो बाली की बहन जया उसमें से थोड़े पैसे निकालकर रंगना को देती है। यहाँ वो जया को पैसे निकालते हुए देख लेता है, लेकिन कुछ कहता नहीं और तभी उसकी माँ बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ बाली ओबिलेश से कहने लगता है कि भाई मैं शंकर को मारूंगा, वही शंकर जिसकी ओबिलेश को सुपारी मिली थी। ओबिलेश कहता है कि उसको मारना आसान नहीं है। तो बाली कहता है कि भाई आप फिक्र मत करो, काम होने के बाद डील के आधे पैसे मुझे दे देना। उसके बाद बाली की बहन और उसकी माँ बाली से मिलने आते हैं। यहाँ बाली को ये बात पता चलती है कि पहली रात को ही इसका जीजा डरकर भाग गया था। यहाँ बाली अपनी माँ से कहता है कि नेक्स्ट टाइम गुमटी को लेकर आना, मुझे उससे कुछ काम है। खैर इसी दौरान संभा जो जेल में होता है वो अपने आदमियों को बोलकर एक पुलिस स्टेशन पर हमला करने के लिए कहता है। इस हमले में बहुत सारे पुलिस वाले और नक्सल्स मारे जाते हैं। इसमें ऑलमोस्ट नक्सल्स की ही जीत होती है। इस अटैक के बाद होम मिनिस्टर सारे पुलिस वालों से बोलता है कि तुम कुछ करो, नेक्स्ट महीने तक मैं नक्सल्स के बारे में सुनना नहीं चाहता। तो इसी बीच एक विजय कुमार का एक ऑफिसर होम मिनिस्टर से कहता है कि सर हम लोगों को एक टीम बनानी होगी। तो जिस तरह नक्सल्स अपने लक्ष्य के लिए युद्ध करते हैं, हम पुलिस वालों को भी ऐसे ही काम करना पड़ेगा। फिर विजय कुमार एक स्पेशल टीम बनाकर जगह जगह पर नक्सल्स की खोज करने लगता है और उसकी टीम नक्सल्स को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगती है, जिसके चलते एक एक करके नक्सल्स पुलिस के सामने सरेंडर करने लगते हैं। लेकिन फिर भी विजय कुमार इन लोगों को जान से मार देता है। वहीं गुमटी बाली से मिलने जेल में जाता है। यहाँ बाली गुमटी को कोई प्लान बताता है। अब दूसरे दिन कुछ कैदी जब वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं, तब बाली ओबिलेश के साथ बॉल को हाथ में लेकर बॉल को जेल से बाहर फेंक देता है। अब जेल के बाहर गुमटी पहले से होता है, तो उस वॉलीबॉल का सिग्नल देखकर गुमटी उसी जगह पर एक बॉम्ब फेंक देता है। इस बॉम्ब की वजह से कुछ कैदी जख्मी हो जाते हैं। इधर मौके का फायदा उठाकर बाली उसी समय शंकर को मार देता है जिसकी ओबिलेश ने सुपारी ली थी। बाली की ये बहादुरी देखकर संभा उसे अपने सेल में बुलाता है और बाली भी यही चाहता था कि वो इस ग्रुप के लीडर से मुलाकात करे। पहले संभा बाली को बहुत अप्रिशिएट करने लगता है और बाद में बाली से बोलता है कि हमारा एक नया दुश्मन सामने आया है, क्या तुम उसको मार पाओगे? उसका नाम है विजय कुमार, उसने हमारे आदमियों को मारा है। मैं तुम्हारी बेल का इंतजाम कर दूंगा, तुम बाहर जाकर उसे मारने की कोशिश करो। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि बाली जेल से बाहर आ गया है। उसके बाद बाली, कलावती और कुछ लोग 24/7 विजय कुमार पर नजर रखते हैं। वो मौके की तलाश में होते हैं कि इसको कैसे और कब मारा जाए। इसी के दौरान एक रात बाली कलावती को प्रपोज करता है। वो यही सोच रहा होता है कि कल क्या होगा किसी को नहीं पता, क्योंकि कल ये लोग विजय कुमार पर हमला करने वाले हैं और इस अटैक में या तो विजय कुमार मरेगा या बाली। इसी बीच ये थोड़ा रोमांटिक होने लगता है। वहीं दूसरे दिन विजय कुमार अपनी बेटी को कॉलेज ड्रॉप करने आया होता है। इसी बीच नक्सल्स विजय कुमार पर फायरिंग करने लगते हैं, पर विजय कुमार अकेला नहीं था, इसके आसपास सिक्योरिटी थी और फिर दोनों के बीच खतरनाक फाइट होती है। पर आखिर में बाली विजय कुमार को मार देता है। ये सब होने के बाद ऑफिसर मैरी नागा रेड्डी को प्रमोट कर देती है, मतलब एक स्पेशल ऑफिसर बना देती है। फिर नागा रेड्डी भी अपने सोर्स लगाकर नक्सल्स का पता लगाता है। तो नागा रेड्डी को खबर मिलती है कि कुछ नक्सल्स सेफ हाउस पर छुपे हुए हैं। तो नागा रेड्डी की टीम सेफ हाउस के पास जाकर उनको घेर लेते हैं। अब इस सेफ हाउस पर नक्सल्स के साथ बाली भी होता है। तो दोबारा इन लोगों के बीच जबरदस्त फायरिंग होती है, पर फायरिंग करते करते नक्सल्स के पास गोलियां खत्म हो जाती हैं। फिर ये लोग फायरिंग करना बंद कर देते हैं। पर जब ये बात नागा रेड्डी को पता चलती है तो वो अपने टीम मेंबर्स से कहता है कि चुपचाप पेट्रोल डालकर घर को ही जला दो। घर के अंदर एक औरत अपने टीम मेंबर से कहती है कि मैं पुलिस के सामने जाकर सरेंडर हो जाऊंगी और तुम इसका फायदा उठाकर भाग जाना, बस यही एक रास्ता है। इधर घर के बाहर नागा रेड्डी माचिस को जलाता है घर को आग लगाने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पर मीडिया पहुँच जाती है और मीडिया को देखकर नागा रेड्डी अपना प्लान बदल देता है और नाटक करते हुए नक्सल्स से कहता है कि हम लोगों ने तुम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है, चुपचाप सरेंडर कर दो। और इधर अंदर इनके ग्रुप की वो औरत
अपने ऊपर पेट्रोल डालकर घर से बाहर आकर लाल सलाम कहते हुए खुद को आग लगा लेती है और मौके का फायदा उठाकर बाकी लोग भाग निकलते हैं। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 5 की शुरुआत में 2 नक्सल्स बाइक पर दिन दहाड़े पुलिस वालों पर फायरिंग करने लगते हैं, जिसके बाद पुलिस वाले इन दोनों को चेस करने लगते हैं और इसी चेजिंग के बीच वो 2 नक्सल्स एक पुराने थिएटर के अंदर घुस जाते हैं। नागा रेड्डी उस पुराने थिएटर के अंदर आकर उन 2 नक्सल्स को मार देता है और यहाँ मीडिया भी आ चुकी होती है। नागा रेड्डी मीडिया के सामने आकर जो हुआ वो बताने लगता है और यहाँ आकर इस कहानी का असली सस्पेंस रिवील होता है। दरअसल कुछ देर पहले नागा रेड्डी को यह खबर मिली थी कि एक चेक पोस्ट के पास 2 नक्सल्स को देखा गया है। तो फिर क्या था, नागा रेड्डी वहां जाकर उन दोनों को अरेस्ट कर लेता है, लेकिन पुलिस स्टेशन नहीं लाता बल्कि वहीं पर इनको अपनी गन से मार देता है। अब मीडिया वालों को तो कुछ कहानी चाहिए होती है, इसीलिए नागा रेड्डी एक प्लान बनाता है और अपने 2 आदमियों को गन देकर छोड़ देता है और पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग करने के लिए कहता है। और जब वो दोनों फायरिंग करते हैं तो पुलिस वाले इन दोनों का पीछा करते हैं और वो दोनों पुराने थिएटर में घुस जाते हैं और फिर अपने आदमियों को पीछे से निकालकर असली नक्सल्स की लाशों को वहां रख देते हैं। पर जब ये बात मैरी को पता चलती है तो वो नागा रेड्डी को बहुत डांटती है कि तुम तो एक्टर निकले। और फिर मैरी मीडिया के सामने आकर वही बोलती है जो नागा रेड्डी ने बोला था। दूसरी तरफ बाली मीडिया के सामने आकर कहता है कि वो खुद सरेंडर होना चाहता है और ये सब जब पुलिस वालों को पता चलता है तो वो वहां आकर बाली को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। अगर बाली इस वक्त सरेंडर नहीं करता तो नाग रेड्डी बाली को भी फेक एनकाउंटर में मार देता। यहाँ बाली दोबारा जेल में आता है और इसके साहस को देखकर बाकी के कैदी ताली बजाने लगते हैं। बैकग्राउंड में बाली कहता है कि ये सब लोग मेरे कारनामे पर तालियां बजा रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी बंदा मुझे ये बताता कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत तो मैं ये सब बंद कर देता और अपनी जिंदगी जीता। दूसरी तरफ रंगना दोबारा बाली के घर आता है पैसे लेने के लिए। घर में जया के अलावा कोई नहीं होता। इसी का फायदा उठाकर रंगना उसे मार पीट कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। उसके बाद सावित्री जब अपने घर आती है तो जया को देखकर उसे अस्पताल ले जाती है और इसी अस्पताल के पास सीनू और उसका फ्रेंड भी आया होता है। वही सीनू जो ऑटो ड्राइवर और गूंगा होता है। वो दोबारा जया को प्रपोज करने लगता है। इस बार जया सीनू के प्यार को समझकर एक्सेप्ट कर लेती है। ये होने के बाद जया और उसकी माँ जेल में जाकर बाली को ये सब बताते हैं कि रंगना ने जया के साथ ऐसा किया। यहाँ जया की माँ बदला लेने के लिए कहती है कि उस रंगना के दोनों पैर काटकर उसके हाथ में दे दो, तब उसे पता चलेगा कि हमारे घर में भी कोई मर्द है और फिर कोई हमारे घर के ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। बाली कहता है कि माँ, रंगना कोई मामूली आदमी नहीं है, मैं संभा से बात करके देखता हूँ। फिर बाली संभा के पास आकर कहता है कि भाई, मैं बहुत मुश्किल भरा काम करके जेल आया हूँ, लेकिन बाहर उस रंगना ने मेरी बहन के साथ सही नहीं किया। तो संभा कहता है कि हाँ, मुझे रंगना ने सब कुछ बता दिया है। तुम्हारी बहन भी कोई सती सावित्री नहीं है। उसने हमारे दिए हुए पैसों में से थोड़े से पैसे निकाले थे और उल्टा रंगना पर झूठा इल्जाम लगाने लगी। और वैसे भी मुझे तुम्हारे खानदान का पता है, तुम्हारी माँ क्या करती थी और तुम्हारी बहन अपने पति को छोड़कर घर बैठी है। इस तरह वो बाली की फैमिली के ऊपर ही उंगली उठाने लगता है। दूसरी तरफ नाग रेड्डी जेल में आकर एक कैदी को बाली की सुपारी दे देता है कि मैं तुम्हें बाली के सेल में डालूंगा और मौका देखकर तुम उसे मार देना, और अगर तुमने ये काम कर दिया तो अगले 15 अगस्त को तुम जेल से बाहर होंगे। इस तरह वो कैदी बाली के सेल में आता है। रात को सोते समय ये कैदी बाली को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मार नहीं पाता क्योंकि मौका नहीं मिलता। वहीं दूसरे दिन कलावती बाली से मिलने जेल आती है और यहाँ कलावती से बाली को पता चलता है कि कोई भी बाली को बाहर नहीं लाना चाहता और बाली भी अभी तक सोच रहा था कि आज या कल उसको बेल मिल जाएगी। वो संभा पर पूरी तरह से भरोसा करके बैठा था। इन्हीं बातों के बीच बाली कलावती से कहता है कि तुम मेरे भाई गुमटी से मुलाकात करके रंगना से मिलने के लिए कहो। फिर दूसरे दिन गुमटी रंगना के घर आकर कहता है कि भाई, मेरी बहन जया ने आपको याद किया। इस तरह से गुमटी रंगना को किसी पहाड़ पर ले जाकर बिरयानी दारू पिलाता है। जब रंगना नशे में होता है तो गुमटी उसे मारने की कोशिश करता है पर मार नहीं पाता और इनके बीच बहुत खतरनाक फाइट होती है। पर लास्ट में गुमटी रंगना का सर धड़ से अलग कर देता है और इसके बाद गुमटी जेल के बाहर आकर रंगना के सर को एक लकड़ी में लगाकर ऊपर उठाने लगता है ताकि उसका भाई बाली रंगना का कटा हुआ सर देख सके, और सर को देखकर बाली बहुत खुश होता है। वहीं उसी वक्त वो कैदी जिसको नाग रेड्डी ने बाली की सुपारी दी थी वो आकर बाली के सर पर हमला करने लगता है। पर फिर बाद में हमें पता चलता है कि बाली असल में मरा नहीं था। और यहीं खत्म होता है एपिसोड नंबर 5।
एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाली की माँ, बाली की बहन और बाली का छोटा भाई किसी को मार रहे होते हैं। सावित्री कहने लगती है कि हमको माफ कर दो बेटा, अगर हमको जिंदा रहना है तो तुम्हें मारना होगा। इस तरह वो उसका भी गला काटकर उसे मार देते हैं। अब ये किसका गला काटते हैं वो हमें आगे पता चलेगा। वहीं सीनू के प्रपोज करने की वजह से जया और सीनू की शादी हो जाती है। सुहाग रात वाली रात को दोनों एक दूसरे को हक करके सोने लगते हैं। दूसरी तरफ पुलिस वालों को पता चलता है कि रंगना को किसी ने मार दिया है। पुलिस ऑफिसर मैरी पर चीफ मिनिस्टर से प्रेशर आने लगता है कि इस केस को जल्दी से जल्दी खत्म करो, और ये केस मैरी नाग रेड्डी को देती है। पर एक बात ये भी होती है कि ये बात मीडिया में फैल चुकी थी कि रंगना को पुलिस वालों ने ही मारा होगा, क्योंकि रंगना नक्सल्स का आदमी था। फिर ऑफिसर मैरी बोलती है कि फटाफट इस केस को सॉल्व करके मीडिया को बताना होगा कि हमने रंगना को नहीं मारा। दूसरी तरफ कलावती बाली को देखने के लिए हॉस्पिटल जाती है, और हॉस्पिटल में पहले से ही बाली की फैमिली होती है। कलावती को यहाँ देखकर सभी इन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। फिर कलावती बाली से पूछती है कि रंगना को आप लोगों ने ही मारा है ना। यहाँ बाली कलावती से झूठ बोलने लगता है कि हम रंगना को क्यों मारेंगे, हमारी उससे क्या दुश्मनी है। पर कलावती के बार बार एक ही सवाल पूछने पर आखिरकार बाली कबूल कर लेता है। ये सच सुनने के बाद कलावती बाली पर बहुत गुस्सा करने लगती है। बाली कहता है कि उसने मेरी बहन का शोषण किया था, और जब मैंने यही बात जाकर संभा को बताई तो वो मेरा साथ देने की बजाय मेरी फैमिली के बारे में ही उल्टा सीधा बोलने लगा। एक भाई होने के नाते मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। फिर कलावती कहती है कि यहाँ सही गलत की बात नहीं है बाली, हमारे भी कुछ रूल्स हैं, उन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। अगर संभा ने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम्हें सेंट्रल के पास जाना चाहिए था। फिर बाली कहता है कि कलावती ये सच सिर्फ तुमको ही पता है, अच्छा हो अगर तुम इस सच को भूल जाओ। इस तरह वो कलावती से रिक्वेस्ट करने लगता है, पर कलावती वहाँ से चली जाती है। और फिर बाली अपने फैमिली को बुलाकर कहता है कि मैंने कलावती को सब कुछ सच सच बता दिया है, लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया। तब सावित्री कहती है कि बेटा अब हमें उसे भी मारना पड़ेगा, कब तक हम इस डर से जीते रहेंगे। बाली कहता है माँ नहीं, कलावती मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे विश्वास है कि वो सच किसी को नहीं बताएगी। फिर इसके बाद जया, सावित्री और गुमटी कलावती के घर जाते हैं। पहले तो सावित्री उससे अच्छे से बोलती है कि देखो बेटा, तुम हमारे घर की होने वाली बहू हो, ये हमारी फैमिली का मामला है, अगर तुम किसी को बताओगी तो वो लोग गुमटी को मार देंगे। जिस पर कलावती कहती है कि मारे तो मारे, गलती तो की है ना गुमटी ने। लेकिन फिर भी सावित्री बार बार कलावती को समझाने की कोशिश करती है, और जब कलावती नहीं मानती तो सावित्री कलावती के पेट में चाकू घोंप देती है, और बाद में ये तीनों कलावती का गला काट देते हैं। और यही हमें सीरीज की शुरुआत में दिखाया गया था। और जैसे ही ये बात बाली को पता चलती है तो बाली बहुत रोने लगता है, क्योंकि उसने कलावती के साथ काफी सपने सोच रखे थे। उधर कलावती की हत्या होने के बाद मीडिया वाले सारा इल्जाम पुलिस वालों पर डाल देते हैं कि पुलिस वालों ने कलावती को मारा है। ये देखकर चीफ मिनिस्टर मैरी को बुलाकर उसकी बहुत लंबी क्लास लेता है और इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने को कहता है। इसके बाद नाग रेड्डी जांच पड़ताल करने लगता है और इसे पता चलता है कि कुछ लोगों ने एक बच्चे को देखा, पर नाग रेड्डी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि एक 10 साल का बच्चा इतने बड़े रंगना को कैसे मार सकता है। और इसी के बीच एक बौना आदमी नाग रेड्डी को चाय लाकर देता है, और इसको देखकर इसे बाली के भाई की याद आती है कि गुमटी की हाइट भी तो कम है। दूसरे दिन नाग रेड्डी जेल में जाकर बाली से मिलता है और इसके सामने एक ऑफर रखता है कि तुम नक्सल्स की सारी खबर हमको दो। कल तक तुम नक्सल्स के लिए काम कर रहे थे, अब हमारे लिए करोगे। तुम्हारे ऊपर एक भी केस नहीं रहेगा, और वैसे भी मुझे पता है बाली कि रंगना को तुम्हारे भाई ने ही मारा है। यहाँ अपने भाई की जान बचाने के लिए बाली नाग रेड्डी के ऑफर को हाँ कर देता है और नाग रेड्डी को बताता है कि गुमटी कहाँ हो सकता है। फिर क्या था, नाग रेड्डी गुमटी के पास जाकर उसे गिरफ्तार कर लेता है और मीडिया को बुलाकर स्टेटमेंट देते हुए कहता है कि रंगना और कलावती को इसने ही मारा था, इसमें पुलिस वालों का कोई हाथ नहीं था। बाली को लगता है कि अब गुमटी जेल में सेफ रहेगा। इधर इन पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला ये सारी खबर संभा को दे देता है। उसके बाद हम नाग रेड्डी को देखते हैं जो गुमटी को लेकर जंगल की ओर जाने लगता है। गुमटी गाड़ी में पीछे बैठा यही सोच रहा होता है कि ये लोग उसे रिहा करने वाले हैं। नाग रेड्डी उससे कहता है कि अब तुम अपने रास्ते चले जाओ। नाग रेड्डी के जाने के बाद गुमटी को सारे नक्सलवादी घेर लेते हैं, मतलब नाग रेड्डी ने गुमटी को नक्सल्स के हवाले कर दिया था। इस तरफ संभा जेल में बाली को बुलाकर कहता है कि जेल के बाहर देखो। जब बाली जेल के बाहर देखता है तो उसे अपने भाई गुमटी का कटा हुआ सर दिखता है। ये देखकर बाली जोर जोर से चीखने लगता है और इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम नाग रेड्डी को देखते हैं।
जो बाली को अपने कैबिन में बुलाता है और उसके सामने झूठी हमदर्दी जताने लगता है और उससे कहता है कि हमने तो गुमटी को सिक्योरिटी दी थी पर नक्सल्स ने उसे हमसे छुड़ा लिया। और फिर नाग रेड्डी बाली से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बेल दिलवा दूंगा और फिर तुम हमारे साथ काम करोगे। बाली फिर सीधा संभा के पास जाता है और उससे कहता है कि अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, मैं तुम्हें अब बुरी तरह से मौत दूंगा। अब बाली को बेल मिलने के बाद वो अपने घर आता है। दूसरी तरफ नाग रेड्डी बाली की बात को मैरी को बताता है। वो कहता है कि हम नक्सल्स को मिटाने के लिए बाली की मदद लेंगे, पर मैरी इस बात से साफ इनकार कर देती है। पर नाग रेड्डी उससे कहता है कि बाली ने नक्सल्स के साथ बहुत समय बिताया है और वो इस काम में हमारी मदद कर सकता है। ये कहकर वो मैरी से एक चांस मांगता है और मैरी ना चाहते हुए भी नाग रेड्डी की इस बात को मान लेती है। इसके बाद अगले दिन नाग रेड्डी अपनी टीम के साथ जंगल में जाता है, पर तभी नाग रेड्डी के पास बाली का फोन आता है। वो उससे कहता है कि सर, आप अपने इस मिशन को अबॉर्ट कर दीजिए, ये एक जंगल है और अगर आपको मेरी इस बात पर यकीन नहीं है तो आप अपने एक ऑफिसर को आगे भेजिए। जब रेड्डी अपने एक ऑफिसर को आगे भेजता है तो ऑफिसर के आगे जाते ही एक लैंड माइन फट जाती है और उस ऑफिसर की वही मौत हो जाती है। फिर अगले दिन बाली पुलिस हेडक्वार्टर जाता है तो सब पुलिस वाले उसको सलाम करने लगते हैं और उससे हाथ मिलाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अब बाली की जरूरत थी। फिर बाली रेड्डी के साथ ऑपरेशन में बहुत से नक्सल्स को मौत के घाट उतार देता है और पुलिस वाले भी इस तरह से नक्सल्स की हर चाल को बाली की मदद से फ्लॉप करते जा रहे थे। बाली के काम से खुश होकर नाग रेड्डी एक आदमी को बाली के हवाले करता है। वो बाली से कहता है कि इस आदमी का हाथ भी गुमटी पर उठा था और ये सुनते ही बाली उस बंदे को उस तरह से बड़ी बेरहमी से मार देता है। एक दिन फिर बाली ओबिलेश से मिलने उसके ठिकाने पर जाता है और वो ओबिलेश से कहता है कि गुमटी को जिन जिन बंदों ने मारा उनको तो मैं मार चुका हूँ, पर उसमें से एक बंदा आपकी गिरफ्त में है, आप उसे मेरे हवाले कर दो। पर यह बात सुनकर ओबिलेश बाली को गालियां देता है और उससे कहता है कि दफा हो जाए यहाँ से। पर इतने में वहाँ पुलिस आ जाती है। इसका मतलब बाली अपने साथ पुलिस वालों को भी लेकर आया था और उन पुलिस वालों की वजह से बाली उस आदमी को भी बड़ी बेरहमी से मार देता है। इधर दूसरी तरफ जया और उसका पति सीनू अपना सामान बांधकर घर से जा रहे होते हैं, पर तभी उनके घर पर बाली के लिए एक पार्सल आता है जिसको अंदर रखने के लिए सावित्री और सीनू घर के अंदर जाते हैं। तभी घर के अंदर एक जोरदार ब्लास्ट होता है क्योंकि उस पार्सल में बॉम्ब था। इस हादसे में सावित्री और जया का पति सीनू मारे जाते हैं और हमें पता चलता है कि इस चीज के पीछे ओबिलेश का ही हाथ है और वो इस काम को करके बड़ा खुश भी था। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 7 यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 8 की शुरुआत में हम बाली और जया को देखते हैं जो सावित्री और सीनू की अंतिम क्रिया कर रहे होते हैं और वो दोनों बहुत दुखी हो रहे थे। यहाँ जया बाली से कहती है कि हम दोनों मिलकर ओबिलेश को मार देंगे, पर बाली ऐसा करने से डर रहा था क्योंकि उसने अभी अभी अपनी माँ और अपने जीजा को खोया था। पर जया के बदले की भावना को देखकर वो इस चीज के लिए मान जाता है और जाकर रेड्डी से बात करता है। वो उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि सर आप पता लगाइए कि ओबिलेश कहाँ है, क्योंकि अब तक वो अंडरग्राउंड हो चुका होगा। पर बाली रेड्डी से एक और बात कहता है। वो कहता है कि ओबिलेश बिना लड़कियों के नहीं रह सकता। इस बात को सुनकर जया कहती है कि अब मैं खुद जाऊंगी उस ओबिलेश के पास। इधर हम होम मिनिस्टर को देखते हैं जो नक्सलों के लॉयर को बुलाकर कहने लगता है कि आपकी पार्टी से हमें एक आदमी चाहिए और वो पोटेंशियल मुझे संभा में दिखती है, आप उनसे बात करके देखिए, क्योंकि बिना उनकी पार्टी के सपोर्ट और एक बंदे के हम इस इलेक्शन को जीत नहीं सकते। उधर जया बुर्खा पहनकर ओबिलेश के पास जाने के लिए तैयार होने लगती है और वो ऑटो में किसी प्रोस्टिट्यूशन की तरह बैठकर ओबिलेश के पास चली जाती है। वहीं उसके पीछे से बाली और रेड्डी भी फॉलो करने लगते हैं, पर एक जैसे 3 ऑटो को देखकर जया वाला वो ऑटो उनकी नजर से गायब हो जाता है। वहीं जया ओबिलेश के पास पहुंचती है और उसके पास उसे एक हिडन माइक मिलता है। यहाँ ओबिलेश फिर जया को अपने साथ कपड़े चेंज करवा के ले जाने लगता है ताकि पुलिस वाले उसे पहचान न सकें और फिर वो जया के साथ इंटीमेट होने लगता है। इंटीमेट होते ही जब ओबिलेश थक जाता है तो जया एक नुकीली चीज से ओबिलेश का गला काट देती है और ओबिलेश भी मरते मरते जया को चाकू घोंप देता है और जया की भी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। हम फिर उस लॉयर को देखते हैं जो संभा के पास आता है और उसके सामने होम मिनिस्टर साहब का ऑफर रखता है, पर संभा उस ऑफर को सुनकर कहता है कि अगर मैं उनकी पार्टी से चुनाव लड़ा तो लोग क्या कहेंगे और हमारे नक्सलों की लड़ाई का फिर कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। पर लॉयर उससे कहता है कि हमें जीतना जरूरी है, चाहे वो लड़ाई का रास्ता हो या फिर कॉम्प्रोमाइज का। इसके बाद संभा जेल से बाहर निकलकर पार्टी के साथ मिल जाता है और यहाँ हम पॉलिटिक्स के कीचड़ को देखते हैं, क्योंकि राजनीति दलदल नहीं, वो बहती नदी है जहाँ समझदारी से चारा डालो तो वोट रूपी मछलियाँ खुद किनारे आ जाती हैं।
इसके बाद हम संभा, मैरी और होम मिनिस्टर को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं। संभा होम मिनिस्टर से कहता है कि मुझे बाली को मारना है। फिर होम मिनिस्टर मैरी से कहता है कि बाली को रास्ते से हटाने का समय आ गया है। होम मिनिस्टर की बातें मानते हुए मैरी नागर रेड्डी को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि हमें अब बाली की जरूरत नहीं है, तुम उसे रास्ते से हटा दो। नागर रेड्डी भी मैरी की बात को मानते हुए बाली को एक सुनसान जगह पर बुलाता है और उसे उसके एनकाउंटर की बात बता देता है। वो बाली से कहता है कि अब मैरी को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वो चाहती है कि मैं तुम्हारा एनकाउंटर कर दूं। पर बाली रेड्डी से कहता है कि मैंने आपके डिपार्टमेंट के लिए अपने पूरे परिवार को दांव पर लगा दिया। पर सही कहते हैं लोग कि पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। रेड्डी फिर बाली को घुटनों के बल पर बैठा देता है और उसको मारने से पहले पता नहीं रेड्डी के मन में क्या आता है कि वो बाली को सच बताने लगता है कि कैसे उसने बाली के भाई गुमटी को नक्सलियों के हवाले किया था, जिससे वो मारा गया। बाली इस बात को सुनकर कहता है कि मुझे ये सच पहले से पता है, पर मैंने आपको बहुत सारे मौके मिलने के बाद भी इसलिए नहीं मारा क्योंकि आप अपना काम ईमानदारी से करते हो और मेरे सच्चे दोस्त हो। ये बात सुनकर नागर रेड्डी इमोशनल होकर बाली को नहीं मारता और उससे कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं डिपार्टमेंट को कुछ न कुछ बता दूंगा। पर बाली रेड्डी से रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मैं संभा को मारने के बाद ही यहाँ से जाऊंगा और आप उसमें मेरी हेल्प करेंगे। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 8 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में हम संभा को देखते हैं जो एक पार्टी फंक्शन में आया होता है। तभी वहाँ बाली आता है और यहाँ रेड्डी अपनी फोर्स को कुछ ना करने का ऑर्डर देकर वहाँ से चुपचाप निकल जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर बाली संभा को फांसी लगाकर मार देता है। ये खबर मिलते ही होम मिनिस्टर इस बात से गुस्सा होकर मैरी को अपने पास बुलाता है और उस पर चिल्लाने लगता है कि पुलिस वालों के होते हुए भी बाली ने संभा को कैसे मार दिया। मुझे लगता है कि नाग रेड्डी और बाली दोनों आपस में मिले हुए हैं, तुम जल्दी से जल्दी नाग रेड्डी को पकड़ो। इसके बाद मैरी भी अपनी टीम को नाग रेड्डी को पकड़ने के लिए भेजती है और वो टीम जाकर नाग रेड्डी को पकड़ भी लेती है। पर नाग रेड्डी का साथी बद्री पुलिस वालों के चंगुल से बचकर वहाँ से निकल आया होता है और वो ये बात फोन करके बाली को बताता है कि ऐसे ऐसे रेड्डी सर को पकड़ लिया गया है और होम मिनिस्टर ने ये ऑर्डर दिया है कि अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो नाग रेड्डी सर मारे जाएंगे। फिर हम कहानी के सबसे पहले सीन को देखते हैं जहां बाली होम मिनिस्टर की पार्टी मीटिंग में जाकर होम मिनिस्टर के सर पर बंदूक तानकर उनसे कहता है कि रेड्डी सर को छोड़ दो और होम मिनिस्टर भी ऐसा ही करता है। पर मैरी बद्री को अपने ऑफिस में बुलाकर उसे प्रेशर देकर रेड्डी और बाली को ढूंढने के लिए कहती है। बद्री भी ऐसा ही करता है। वो बाली को फोन करके बाली और नाग रेड्डी सर को एक जगह पर आने के लिए कहता है। जब ये दोनों बद्री से मिलने उस जगह पर पहुंचते हैं तो नाग रेड्डी को समझ में आ जाता है कि ये एक जाल है। पर तभी वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वालों के साथ मैरी आती है और वो बाली के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। यहाँ रेड्डी बाली को कवर देता रहता है पर आखिर कब तक वो बाली को बचा पाता और फाइनली एक गोली सीधा आकर बाली के सर पर लगती है और बाली सीधा जाकर तालाब में गिरता है। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इसका दूसरा सीजन आएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही सीरीज पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप यहाँ तक हमारे साथ जुड़े हैं तो समझ जाइए कि इसमें बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आपका एक लाइक हमारे लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। खैर, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।